हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है फटनी राइस में। मैं हूं देवी सिंह। तो हम एक्चुअल में जो बात कर रहे थे वो है स्कीम्स की। 4 लेक्चर हो गए थे, अभी 2 लेक्चर आएंगे इससे समेट करके तो सारी कंप्लीट स्कीम्स हो जाएंगी, जो कि स्टेट सिविल सर्विस और 2020 यूपीएससी के लिए मोर देन सफिशिएंट है। हर साल स्कीम से अप्रोक्सीमेटली 2 या उससे ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसके अंतर्गत मैं जैसे कि बताया कि भाई हमारा भटनी राइस का ये ऐप है, इसमें से आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा जिसका प्राइस 750 है। इसमें कंप्लीट वीडियो, पीडीएफ और टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। साथ में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना हमारा पहला है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, किसान मानधन योजना। अब देखो मंत्रालय इसका, मंत्रालय तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान किसान कल्याण कल्याण मंत्रालय। कार्यान्वयन एजेंसी, कार्यान्वयन एजेंसी भारत सरकार का सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, भारतीय जीवन बीमा निगम। इसमें से कौन कौन सी कार्यान्वयन एजेंसी में? भारत सरकार का सहकारिता और किसान कल्याण, सहकारिता और किसान कल्याण, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, भारतीय जीवन बीमा निगम, ये इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। ध्यान रखना, ये इसकी क्या है भाई? कार्यान्वयन एजेंसी है। अब देखो इसमें से जो एलआईसी और सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, मुख्यतः इसकी अगर हम विशेषताएं बात करें इसकी विशेषताओं की, तो इसे 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले छोटे यानी स्मॉल और मार्जिनल किसानों को, मार्जिनल फार्मर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। यानी स्मॉल स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये सुधार की मतलब ये शुरू किया गया है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर का मतलब है कि 2 हेक्टेयर तक की खेती, 2 हेक्टेयर तक की खेती। इसका उद्देश्य की अगर हम बात करें, उद्देश्य में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने में मदद करना। जो छोटे और सीमांत यानी स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर हैं, यानी स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर हैं, इनको ओल्डर एज में स्वास्थ्य और ओल्डर एज में इसमें से स्वास्थ्य और खुशहाल जो है जीवन जीने में मदद करता है। सामान्यतः उसके पास वृद्धावस्था में पहुंचने पर नगण्य या फिर कोई बचत नहीं होती है, साथ ही उसके पास आजीविका का भी कोई स्रोत नहीं होता है। ठीक है। लक्षित लाभार्थी, टारगेटेड बेनिफिशरीज, लक्षित लाभार्थी, टारगेटेड बेनिफिशरीज। टारगेटेड बेनिफिशरीज का मतलब है संबंधित राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार, संबंधित राज्य या फिर यूनियन टेरिटरीज के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि करने में छोटे और सीमांत किसानों को टारगेटेड बेनिफिशरीज बनाया जाएगा। टारगेटेड बेनिफिशरीज बनाया जाएगा। इसमें से 18 से 40 वर्ष की आयु, 18 से 40 वर्ष यानी 40 ईयर्स की आयु में जो है छोटे और सीमांत किसान जो है, छोटे और सीमांत किसान योजना में शामिल किए जाएंगे। छोटे और सीमांत किसानों के जीवन साथी भी अलग से योजना में शामिल हो सकते हैं। वे भी अलग पेंशन पाने के हकदार होंगे, वो भी अलग पेंशन पाने के हकदार होंगे। पीएम किसान योजना से बाहर किए गए उच्च आर्थिक स्थिति वाले किसान इस योजना के तहत लाभ के पात्र नहीं हैं। पेंशन से संबंधित किसी भी अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत सम्मिलित छोटे और सीमांत किसान भी पात्र नहीं हैं।
प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो यह एक स्वैच्छिक और योगदान आधारित पेंशन योजना है। किसानों को 55 रुपए से 200 रुपए के बीच की धनराशि जो है पेंशन फंड में प्रतिमाह तब तक जमा करना होगा जब तक कि वे सेवानिवृत्ति यानी 60 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाते हैं। किसान जो है पीएम किसान योजना का एक लाभार्थी उसी बैंक खाते से सीधे पेंशन फंड में भुगतान करने की अनुमति दे सकता है जिससे उसे पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त होता है। केंद्र सरकार भी उतनी ही राशि जो है इसमें से पेंशन फंड देगी, उतनी ही राशि सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन फंड के तौर पे देगी। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है इससे सच होगा एक्चुअल में किसानों की पेंशन का सपना। अब जन सेवा केंद्रों जो सीएससीज हैं और राज्य नोडल ऑफिसर्स पीएम किसान द्वारा योजना के लिए शुल्क पंजीकरण प्रारंभ किया जाएगा। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लघु और सीमांत किसानों को मिलेगी वहीं 3000 रुपए की मासिक पेंशन। साथ में इसमें से 18 से 40 वर्ष के जो पंजीकृत रजिस्टर्ड किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक इसमें से 55 रुपए से 200 रुपए तक के प्रतिमाह पेंशन निधि में अंशदान करना होगा। केंद्र सरकार पेंशन निधि में किसानों के द्वारा जमा की गई राशि के बराबर धनराशि अपनी ओर से देती है। तो ये तो भाई प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से ये चीजें हो सकेंगी। वहीं इसमें से योजना के तहत निःशुल्क नामांकन होगा। 9 अगस्त 2019 से नामांकन शुरू है। 55 रुपए से 200 रुपए प्रतिमाह अंशदान आधारित पेंशन योजना है। वहीं 18 से 200 रुपए प्रतिमाह अंशदान आधारित पेंशन योजना। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस योजना को अपनाने के पात्र हैं। वहीं 60 वर्ष की आयु पूरे होने पर मिलेंगे इसमें से 3000 रुपए। किसान पति पत्नी इस योजना का अलग अलग लाभ ले सकते हैं। ये सारी चीजें इस योजना में हैं। इसमें से लाभ सभी पात्र छोटे और जो मार्जिनल फार्मर्स को 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पे 3000 रुपए प्रतिमाह एक निश्चित पेंशन प्रदान किया जाएगा। किसानों को पेंशन का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा प्रबंधित और पेंशन फंड किया जाएगा। किसान योजना से जुड़ने के बाद यदि किसी भी कारण से वे जारी नहीं रखना चाहते हैं तो ये या फिर मतलब योजना को छोड़ सकते हैं। उनका योगदान उन्हें ब्याज सहित वापस कर दिया जाएगा। सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले किसान की मृत्यु के मामले में मृतक किसान की शेष आयु तब तक मतलब बाकी भुगतान को जारी रख के या फिर पति पत्नी पेंशन का लाभ ले सकेंगे। यदि पति पत्नी जारी नहीं रखना चाहते हैं तो किसान का जो कुल अंशदान ब्याज सहित पति पत्नी को वापस कर दिया जाएगा। यदि अगर मान लो कोई जीवन साथी नहीं है तो नामांकित व्यक्ति को ब्याज सहित कुल अंशदान का भुगतान किया जाएगा। साथ में अगर किसान की सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद मृत्यु हो जाती है तो पत्नी या फिर पत्नी का पेंशन 50% यानी 1500 रुपए माह पारिवारिक पेंशन के तौर पे दी जाएगी या उसको मिलेगा। अब इसको जो लॉन्च किया गया है 12 सितंबर 2019 में रांची के झारखंड से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला देखो भैया, इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार EN इसमें से ENAM है ना, एक हुआ ना इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ENAM। देखो मंत्रालय का, अगर हम मंत्रालय की बात करते हैं, मंत्रालय मैं आपको कृषि से संबंधित तीनों बिल भी बता दूंगा अगर आप बोलोगे, बहुत आसान भाषा में। देखो मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है। कार्यान्वयन एजेंसी, तो कार्यान्वयन एजेंसी के अंतर्गत लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ SF स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर जो है कमीशन या यूनियन, तो लघु किसान विपणन से संबंधित लघु किसान व्यवसाय कॉमर्शियल मतलब यूनियन, इसमें से ENAM को लागू करने वाली ये एक जो है प्रमुख एजेंसी है। ध्यान रखना है, इसको लागू करने के लिए यह प्रमुख एजेंसी है। इसमें से कुछ हाइलाइट्स की अगर बात करें तो ENAM कृषि विपणन से संबंधित एग्रीकल्चर मार्केट से संबंधित एक अभिनव पहल है।
ई नैम एक अभिनव पहल है जो कि किसानों की पहुंच को कई बाजारों और खरीदारों तक डिजिटल तौर से बढ़ाने के लिए लाई गई है। राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कि कृषि उत्पादों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा एपीएमसी मंडियों का नेटवर्क बनाता है। लक्ष्य की बात करते हैं भाई, इसमें से इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, लक्ष्य की बात करें तो कृषि उत्पादों के लिए एक राष्ट्र एक बाजार, यानी वन नेशन और वन मार्केट, वन नेशन और वन मार्केट, यानी एक राष्ट्र और एक बाजार की अवधारणा पर विकसित करना। साथ में वास्तविक मूल्य की खोज को बढ़ावा देना, वास्तविक मूल्य की खोज को बढ़ावा देना और किसानों के लिए बिक्री एवं बाजारों तक, किसानों के लिए बिक्री एवं बाजारों तक पहुंच को बढ़ावा देना। साथ में एकीकृत बाजारों में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके कृषि विपणन में एकरूपता को भी बढ़ावा देना। मांग और आपूर्ति के आधार पर वास्तविक समय मूल्य खोज को बढ़ावा देकर के खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सूचना विषमता को दूर करना। इसमें से मूल्य खोज तंत्र गुणवत्ता आधारित मूल्य प्राप्ति में सुधार के लिए कृषि उपज के लेन देन में पारदर्शिता लाना, व्यापारियों या फिर खरीदारों या कमीशन एजेंटों के लिए एकल लाइसेंसिंग या लाइसेंसिंग प्रणाली को उदार बनाना। तो ये सभी इसके लक्ष्य हैं। अब फंडिंग की बात करें, वित्त पोषण की फंडिंग, देखो भाई यह एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, यानी केंद्रीय क्षेत्रक है। ध्यान से, पूरा पैसा सेंट्रल देगी, केंद्रीय क्षेत्रक है, ये सेक्टर क्षेत्रक स्कीम है, जिसके लिए इसमें से ये कंप्लीट फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, जिसके लिए कृषि तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से वित्त पोषण होगा। इसका कार्यान्वयन अब तक जो है 18 राज्यों, इसके कार्यान्वयन में 18 स्टेट्स, 3 यूटीज और थाउजेंड्स बाजारों को ई नैम में, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से जोड़ा जा चुका है। बजट 2021-22 में अतिरिक्त 1000 मंडियों को जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। कोविड महामारी के दौरान ENWR नेगोशिएबल वेयर हाउस रसीद पर आधारित गोदामों से व्यापार की सुविधा के लिए वेयर हाउस आधारित ट्रेडिंग मॉड्यूल लॉन्च करके ई नैम प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप को भी मजबूत किया गया है। इसमें से अगर हम बात करें तो FPO ट्रेडिंग मॉड्यूल भी जोड़ा गया है, जिसके द्वारा FPO अपने उत्पाद को APMC में लाए बिना अपने संग्रह केंद्र से बेच सकेगा। ई नैम प्लेटफॉर्म को कर्नाटक सरकार के यानी REMS प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ दिया गया है, ताकि किसी भी प्लेटफॉर्म के किसानों को अपनी उपज को दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी बेचने की सुविधा मिल सके और उनकी जो बाजार तक पहुंच हो सके। इसके अलावा ई नैम एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए प्लेटफॉर्म के तौर पे विकसित किया जाएगा। अब ई नैम के जरिए जो है व्यापार में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाएगा। राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कि मौजूदा मंडियों में नेटवर्क से संबंधित उपजों के लिए राष्ट्रीय बाजार बनाया गया। ई नैम का कवरेज बढ़ करके 1000 APMC बाजारों में या फिर FPO के संग्रह पॉइंट तक पहुंचा है। लॉजिस्टिक्स सेवाओं तक डिजिटल पहुंच में सुधार के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। 30 अप्रैल 2021 तक 1,73,000 के आसपास, इसमें से करीब आप ये कह लो कि जो 30 अप्रैल 2021 तक इसमें से 17,31,00,000 के आसपास जो है जो व्यापारी, सेवा प्रदाता, FPO, फार्मर्स, कमीशन एजेंट सब शामिल या रजिस्टर्ड हुए हैं। ठीक है, तो ये रहा है। इसके अंतर्गत पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन इंपॉर्टेंट है, छोटी है ये, ठीक है। पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, इसे 25 अप्रैल 2018 को आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति
इसके द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह जो मिशन है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत शामिल है। मुख्य विशेषताओं पे तो यह मिशन क्षेत्र आधारित और क्षेत्रीय रूप से विभेदित रणनीति अपनाकर के बांस क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। लक्ष्य की बात करें तो गैर वन, सरकारी और निजी भूमि में बांस के बागवानी को बढ़ावा देना, बांस की खेती और विपणन के तहत क्षेत्रों को बढ़ावा देना, बांस उत्पादन के जरिए कृषि आय को समर्थन देना, जलवायु परिवर्तन के प्रति जो है प्रतिरोध उत्पन्न करना, उद्योगों के लिए आवश्यक गुणवत्ता पूर्ण कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, उत्पादक के स्रोत के निकट ही जो है प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के माध्यम से कटाई के बाद के प्रबंधन पर सुधार करना, सूक्ष्म लघु मध्यम स्तर पर अनुसंधान और विकास, उद्यमिता और व्यापार मॉडल के माध्यम से बाजार की मांग के अनुसार उत्पाद विकास को क्या करना भाई, बढ़ावा देना और बड़े उद्योगों की जरूरत को पूरा करना। वहीं उत्पादन से लेकर के बाजार की जो है मांग तथा बांस क्षेत्र में समग्र उत्थान के लिए कौशल विकास, क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन को बढ़ावा देना। तो ये सारी चीजें जो है पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत हैं। ठीक है, अब दूसरा हमें आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसे ये छोटा है थोड़ा सा तो देख लेते हैं, और जो बजट से संबंधित कुछ चीजें रही हैं तो वो हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। जो 2021-22 की प्रमुख जो योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, ये अगले लेक्चर में देख लेंगे। लेकिन चलो आत्मनिर्भर भारत अभियान देखो, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान। अब कोरोना आपदा कोविड-19 के दौरान देश को सहायता प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च किया गया। इसके तहत 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज की भी घोषणा करी गई। 20 लाख और करोड़ रुपए की, 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देश को आत्मनिर्भर बनाने का है। इस बृहत अभियान के तहत कुछ नई योजनाओं की घोषणा करी गई है। समाज के प्रत्येक वर्ग को सहायता प्रदान करने के लिए अनेक पूर्व में चली योजनाओं को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत चलाई जा रही कुछ प्रमुख योजनाओं जैसे कि उप योजनाओं का उल्लेख यहाँ किया गया है। ठीक है, तो जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, देखो पहले नंबर ए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, चलो पीएम गरीब कल्याण योजना है ना। देश के गरीब तबके को कोरोना महामारी से लड़ने में मदद प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मार्च 2020 में, मतलब केंद्रीय मंत्री जो निर्मला सीतारमण हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो मार्च 2020 में 2020 में 1.7 लाख करोड़ एक इसमें से इतना पैकेज की घोषणा की और इस योजना को आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत शामिल किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के जरिए विभिन्न वर्गों को अनेक प्रकार के लाभ पहुंचाया जा रहा है। अब जैसे किसको किसको लाभ पहुंचाया जा रहा है तो मैं लिखता चलता हूं। ए नंबर भाई, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना, ठीक है। बी नंबर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। जरा देखो तो पहले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना, कोरोना महामारी से लड़ रहे सभी स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख रुपए का बीमा कवर किया गया है, 50 लाख रुपए का। इसके अंतर्गत लगभग 22 लाख स्वास्थ्य कर्मी शामिल किए गए हैं। इस योजना के तहत प्रीमियम का संपूर्ण व्यय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय उठा रही है। अप्रैल 2021 तक के सभी दावों को निपटान जो है 24 अप्रैल 2021 तक किया जा चुका है और इसे अगले वर्ष के लिए भी लागू कर दिया गया है। दिस इज स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत इस योजना के माध्यम से जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत शामिल राशन कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति माह 5 किलो अनाज, गेहूं और चावल, 1 किलो दाल दी जा रही है।
यह आवंटन खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आवंटित अनाज के अतिरिक्त दी जा रही है। प्रारंभ में केवल 3 महीने के लिए जो शुरू की गई थी, इस योजना का परिस्थितियों के कारण बार बार विस्तार होता रहा है। वर्तमान में इसे नवंबर 2021 तक जारी रखने की घोषणा की जा चुकी है। अगला पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत पीएम किसान योजना के सभी पात्र किसानों को अप्रैल 2020 के पहले ही हफ्ते 2,000 रुपए की अग्रिम राशि पे जो पीएम किसान योजना के अंतर्गत प्रदान करने की घोषणा की गई है। इसका लाभ करीब 8.7 करोड़ किसानों को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो पीएम किसान योजना आपने देखा। मनरेगा, इस पैकेज के जरिए इस पैकेज के जरिए सभी मनरेगा श्रमिकों के जो वेतन में 20 रुपए प्रतिदिन बढ़ाने का निर्णय किया गया है और इस योजना के माध्यम से लगभग 36.62 करोड़ परिवारों को अब 202 रुपए प्रतिदिन की दर से वेतन दिया जाएगा, जो कि पूर्व में 182 रुपए प्रतिदिन हुआ करता था। ठीक है, तो अब कितना भाई, 202 रुपए। 202 रुपए। महिला जन खाता धारक को आर्थिक मदद। इस योजना के माध्यम से लगभग 20 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों को अप्रैल 2020 में अलग 3 महीनों तक प्रतिमाह 500 रुपए की धनराशि हस्तांतरित की गई है। वरिष्ठ नागरिक, विधवाओं और दिव्यांगों को आर्थिक सहायता। इस पैकेज के माध्यम से देश के संवेदनशील वर्ग में जो है शामिल वरिष्ठ नागरिक, विधवा, दिव्यांग नागरिकों को 3 महीने के लिए हजारों रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है और इसका लाभ करीब 3 करोड़ जो है नागरिकों को मिला हुआ है। ठीक है, इसके बाद आता है उज्ज्वला। देखो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत करीब 8 करोड़ जो है 8 करोड़ इसमें से परिवारों को इस पैकेज के अंतर्गत 3 बार गैस सिलेंडर, मतलब 3 बार तक गैस सिलेंडर भरवाने का खर्च उनके खातों में भेजा गया। इस धनराशि को खातों से निकाल करके अभ्यर्थी गैस वितरकों से भरवा सकते हैं। अब संगठित क्षेत्र में निम्न आय प्राप्त करने वाले में भी मदद मिलेगी। सरकार ने संगठित क्षेत्र में 15,000 रुपए प्रतिमाह से कम आय प्राप्त करने वाले जो कर्मचारियों को ईपीएफ खाते में मासिक वेतन 24% अपनी तरफ से जमा करने की घोषणा करी है। 24%। अब जो ईपीएफ है नियमन में संशोधन, तो ईपीएफ नियमों में संशोधन कर महामारी को एक कारण के तौर पे शामिल किया गया है। इसके जरिए सब्सक्राइबर अपने पीएफ अकाउंट में 75% हिस्से या फिर 3 महीने की सैलरी के बराबर रकम दोनों में से जो भी कम हो नॉन रिफंडेबल एडवांस के तौर पे निकाल सकता है। वहीं निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए राहत, तो केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को यह आदेश दिया था कि वे इस महामारी के दौरान निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर फंड का इस्तेमाल करें। स्वयं सहायता समूहों की सहायता, तो बिना किसी जो है जमानत के महिला स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ा करके 20 लाख रुपया भी कर दिया गया था। कोरोना आपदा के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए जो फंड है, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के प्रयोग का आदेश है। साथ में इसमें से इस फंड को प्रयोग जो है अगर हम बात करते हैं तो इस फंड का प्रयोग जांच, स्क्रीनिंग संबंधी सुविधाओं को दुरुस्त करने में मतलब किया जाना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत ये जो सब्सिडी एक तरीके से योजनाएं हैं, तो कोरोना वायरस के खतरे के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे कमजोर वर्गों की मदद के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए का विशेष पैकेज है। गरीबों के लिए 80 करोड़ रुपए जो है परिवारों को 3 महीने तक अतिरिक्त 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल मिलेगी। इसमें से स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कोरोना महामारी से लड़ रहे 22 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख रुपए का भी बीमा दिया जाएगा। महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री जनधन खाता धारक महिलाओं को अगले 3 महीने तक 500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को अगले 3 माह से 3 मुफ्त जो है गैस सिलेंडर मिलेंगे। वहीं कम वेतन और संगठित मजदूरों के लिए इसमें से 100 से कम कर्मचारी संगठनों में काम करने वाले 15,000 से कम मासिक वेतन वाले कर्मचारियों को 24% पीएफ वहन करेगी सरकार। ये सारी चीजें हैं। वहीं आपदाओं के अन्नदाताओं के लिए तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अप्रैल माह में 20,000 रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे।
स्वयं सहायता समूहों के लिए स्वयं सहायता समूहों में बिना संपत्ति गिरवी रखे ऋण की जो सीमा है 10 लाख रुपए से बढ़कर के 20 लाख रुपए की गई है, तो ये भी ध्यान रखना है। ओके, अगला है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये जो है मंत्रालय और विभाग, यह अभियान 12 विभिन्न मंत्रालयी विभाग जो मंत्रालय और विभाग में से, जैसे ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन, राजमार्ग, खान, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम, इसके साथ साथ स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नई नवीनीकरणीय ऊर्जा, सीमा, सड़क, दूर संरचना, कृषि का एक समन्वित प्रयास है। एक्चुअल में मैं पानी की मांग कर रहा हूँ, किसी मादक पदार्थ की मांग नहीं कर रहा हूँ, तो इसका जो सिंबल कुछ और है, तो ऐसा कुछ मत समझिएगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ नोडल मंत्रालय की अगर हम बात, नोडल मंत्रालय तो ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। लक्ष्य और उद्देश्य, तो वापस लौट रहे प्रवासी और ग्रामीण लोगों को 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाना, ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण करना। इसमें से जो लक्षित लाभार्थी 6 राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान के 116 जिले, राजस्थान के 116 जिले जहां कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान सर्वाधिक रिवर्स माइग्रेशन देखा गया। स्टार्टिंग में आप देखोगे कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसे बिहार के खगड़िया जिले से, बिहार में खगड़िया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो बिहार के खगड़िया जिले से 20 जून 2020 को प्रारंभ किया। प्रारंभ में 50,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था। आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए ग्रामीण रोजगार प्रदान करने के लिए किया गया है। देखो एक चीज बता दें, हम अर्थव्यवस्था जब भी गिरने लगती है तो यही स्कीम्स के माध्यम से अर्थव्यवस्था को रिवाइव किया जा सकता है, अर्थव्यवस्था को रिवाइव किया जा सकता है। यूपीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से पूछा गया। ओके, चलो गरीब कल्याण रोजगार अभियान आपने देख लिया। अगला है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। चलो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। मंत्रालय है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। क्रियान्वयन संस्थान लघु उद्योग बैंक सीडीबी, लघु उद्योग विकास बैंक सीडीबी है ना, सीडीबी। तो ऋणदाता संस्थाओं के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट और फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, जिसको बोलते हैं GTMSE, इसके माध्यम से क्रेडिट गारंटी को प्रबंधित करेगी। लक्ष्य और उद्देश्य क्या है भैया? लक्ष्य और उद्देश्य की बात करें तो छोटे छोटे दुकानदारों और फेरी वालों को बिना किसी जो है इसमें से संपार्श्विक के ऋण उपलब्ध करवाना। फेरी वालों को जो है ऋण के लिए ऑनलाइन पुनर्भुगतान पर पुरस्कार देकर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। लाभार्थियों को समय समय पर ऋण के पुनर्भुगतान पर कैश बैक और ब्याज की दर में भी छूट और आगे के ऋण की उच्च सीमा जो प्रोत्साहनों के जरिए ऋण के पुनर्भुगतान की आदत डालता। लक्षित लाभार्थी भाई तो विभिन्न क्षेत्रों में 24 मार्च 2020 तक वस्तु या सेवाओं के व्यापार से जुड़े वेंडर्स, हॉकर्स, ठेले वाले इत्यादि जो है जो लाभार्थी इसमें से 10,000 तक का ऋण बिना किसी गिरवी रखे ले सकते हैं। ब्याज के नियमित या फिर समय के पूर्व भुगतान पर अतिरिक्त 7% की जो है ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। समयावधि जो है इसकी 1 जून 2020 से प्रारंभ किया गया और ये मार्च 2022 तक जारी रहेगा, 2022 तक जारी रहेगा। ओके, तो ये सारी चीजें रही हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, आत्मनिर्भर रोजगार योजना। मंत्रालय श्रम और रोजगार मंत्रालय, ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो इसमें से क्रियान्वयन संस्थान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO,
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तो क्रियान्वयन संस्थान है। लक्ष्य और उद्देश्य कोरोना महामारी से रिकवरी के दौर पे इसमें से रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, नए रोजगार सृजन को प्रोत्साहन के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा लाभों को भी बढ़ावा देना, कोरोना महामारी के दौरान जो रोजगार की हानि की प्रतिपूर्ति करना। लक्षित जो इसमें से लाभार्थी हैं पात्र सदस्य तो किसी भी ईपीएफओ पंजीकृत संस्थान से जुड़ने वाले ऐसे कर्मचारी जिनका मासिक वेतन 15,000 रुपए से कम हो, ऐसे लोग जिनका 1 मार्च 2020 से लेकर के 30 सितंबर 2020 के मध्य रोजगार छिन गया था, उन्हें 1 अक्टूबर 2020 के उपरांत जो है रोजगार से जुड़े हों। पात्र संस्थान ईपीएफओ से पंजीकृत ऐसे संस्थान जिनमें अधिकतम 1000 कर्मचारी कार्यरत हों, ऐसे संस्थान जिनके कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 50 या उससे कम है, उन्हें 2 नए सरकारी जो कर्मचारी जोड़ने होंगे। ऐसे संस्थान जिनमें 50,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है, उन्हें कम से कम 5 नए कर्मचारी जोड़ने होंगे। और जिन संस्थानों में अधिकतम 1000 कर्मचारी कार्यरत है, उन्हें सरकार की तरफ से रिटायरमेंट फंड कंट्रीब्यूशन में कर्मचारियों की ओर से होने वाले 12% और नियोक्ता की ओर से किए जाने वाले 12% यानी कुल वेतन के 24% के बराबर सब्सिडी दी जाएगी। वहीं 1000 से अधिक कर्मचारी जो कर्मचारियों वाले संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को सरकार की तरफ से केवल कर्मचारियों का 12% वेतन वाला हिस्सा जो सब्सिडी के तौर पे सरकार के द्वारा दिया जाएगा, और ये सब्सिडी के रूप में दी जाने वाली जो धनराशि कर्मचारियों के आधार से जुड़े ईपीएफ अकाउंट पे डाली जाएगी। और यह योजना के तहत 2 वर्ष तक का उपरोक्त लाभ इसमें से मिलता रहेगा। समयावधि की बात करें तो भाई इस योजना को अक्टूबर 2020 में प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत पात्र कर्मचारियों और संस्थानों का रजिस्ट्रेशन 30 जून 2021 तक ही होने वाला था, परंतु पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई थी, 31 मार्च 2022 कर दिया गया है। 31 मार्च 2022 तक पंजीकरण कराने वाले लाभार्थी जो है पंजीकरण की तिथि से 2 साल तक लाभ के हकदार होंगे। तो आपने इस चीज को भी देखा, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत ये सारी चीजें रही हैं, ठीक है। अब देखो इसमें से जो भी चीजें पॉसिबिलिटीज थी हमने कंप्लीट कर लिया है। और कल हम जो है ना इसमें से बजट में करीब 2021-22 की जो प्रमुख योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, इसके साथ साथ कुछ और योजनाएं हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मिशन पोषण हम इसी में डिस्कस करेंगे, साथ में पोषण अभियान हम बजट वाली इसमें से डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इसमें से जल जीवन मिशन शहरी, और जल जीवन मिशन शहरी के साथ साथ इसमें से देखो मैं जो कृषि के 3 बिल हैं वो एग्रीकल्चर में पढ़ाऊंगा। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ में जो योजना है जैसे कि समित्रा योजना, ठीक है, इसके साथ साथ इसमें से कुछ और योजनाएं हैं जैसे कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत हमें स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत में बदलाव और इसमें कैसे सशक्त बनाया जा सकेगा, ठीक है। इन सारी चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। हम ना 2 योजनाओं को और देखें, क्योंकि देखो इसमें से 2 योजनाएं, एक प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जो कि इम्पोर्टेंट है, इसके साथ एक दूसरी योजना है जो वो पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र, इसमें क्षेत्र योजना को भी मंजूरी मिली है। तो इन दोनों योजनाओं को हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें जो देखना है वो है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, ठीक है। तो पहले तो ये कि भाई प्रीलिम्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन और औद्योगिक गलियारा मेक इन इंडिया, इसे जोड़कर बताऊंगा मैं, ठीक है। तो देखो रिसेंटली भारत सरकार ने लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए समन्वित बुनियादी अवसंरचना परियोजना के निष्पादन हेतु महत्वाकांक्षी गति शक्ति योजना लॉन्च करी है। नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टीपर्पज कनेक्टिविटी प्लान है ये। अब इसके प्रमुख पॉइंट के बारे में बात करते हैं जैसे योजना के विषय में। तो इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो जैसे कि पहले कि जमीनी स्तर पर काम में तेजी लाना, भाई जमीनी स्तर पर काम में तेजी लाना और लागत में कमी करना, रोजगार के नए अवसर को जन्म देना, साथ साथ इसमें से आगामी 4 वर्षों में बुनियादी और संरचना परियोजनाओं को एकीकृत और कार्यान्वित सुनिश्चित करना। इस प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत वर्ष 2019 में ये शुरू, वर्ष
2019 में ये शुरू की गई और इसमें 110 लाख करोड़ 110 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को समाहित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पाइपलाइन को जोड़ा गया। लॉजिस्टिक लागत में कटौती के अलावा, जो लॉजिस्टिक लागत है इसमें से कटौती के अलावा, इस योजना का उद्देश्य कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाना और व्यापार को बढ़ावा देने हेतु बंदरगाहों पर टर्न अराउंड समय को कम करना। देखो, इसका जो लक्ष्य है 11 औद्योगिक गलियारे, जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है, इसके साथ साथ 2 डिफेंस कॉरिडोर, तमिलनाडु में एक और दूसरा जो कि उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में दूसरा, ये भी बनना है। इसके तहत सभी गांव में 4G कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा। 4G कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा। साथ ही गैस पाइपलाइन नेटवर्क में 17,000 किलोमीटर की क्षमता जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। भाई, ये वर्ष 2024-25 के लिए सरकार के द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई को 2 लाख किलोमीटर तक विस्तारित करना, 200 से अधिक नए हवाई अड्डों, हेलीपैड, वाटर एरोड्स मैप का निर्माण करना शामिल है। एकीकृत दृष्टिकोण यह बुनियादी और संरचना से संबंधित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने पर जोर देता है। यह लंबे समय तक चली आ रही समस्याएं जैसे कि असंबद्ध योजना, मानकीकरण की कमी, मंजूरी संबंधी चुनौतियां दूर करने के साथ साथ समय पर बुनियादी और संरचना की क्षमता के निर्माण में उपयोग में मदद करना है। वहीं गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसमें से एक ये अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म का निर्माण शामिल है। इसके माध्यम से विभिन्न मंत्रालय, विभिन्न विभाग के बीच वास्तविक समय पर समन्वय के माध्यम से बुनियादी और संरचना परियोजना का निर्माण करके उन्हें प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है। अपेक्षित परिणाम की बात करें तो ये योजना मौजूदा और प्रस्तावित कनेक्टिविटी परियोजनाओं की मैपिंग में मदद करेगी। साथ ही इसके माध्यम से देश में जो है विभिन्न क्षेत्रों, औद्योगिक केंद्रों को जोड़ने संबंधी योजना भी स्पष्ट हो सकेगी। एक समग्र एकीकृत परिवहन कनेक्टिविटी रणनीति मेक इन इंडिया का समर्थन करेगी और परिवहन के विभिन्न तरीकों को एकीकृत करेगी। इससे जो है भारत को इसमें से विश्व की व्यापारिक राजधानी बनाने में भी एक हेल्प मिलेगी। तो ये सभी योजना के क्या रहे हैं, क्रियाकलाप रहे। एकीकृत बुनियादी और संरचना के विकास की आवश्यकता क्यों? तो देखो, समन्वय और उन्नत जो सूचना साझाकरण की कमी के कारण मैक्रो नियोजन और माइक्रो कार्यान्वयन के बीच एक व्यापक अंतर मौजूद है, क्योंकि विभाग जो है प्रायः अलगाव की स्थिति में कार्य करते हैं। एक अध्ययन के अनुसार भारत में लॉजिस्टिक्स लागत जो सकल घरेलू उत्पाद लगभग 13% है, जो कि विकसित देशों की तुलना में ये काफी अधिक है। इस उच्च लॉजिस्टिक लागत के कारण भारत के निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक बहुत कम हो जाती है। यह विश्व स्तर पर स्वीकार किया जाता है कि सतत विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण जो बुनियादी और संरचना का निर्माण काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से व्यापक पैमाने पर रोजगार पैदा करता है। साथ में यह योजना का कार्यान्वयन जो है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन को मुद्रीकरण हेतु एक स्पष्ट ढांचा प्रदान करना और संभावित निवेशकों को बेहतर रिटर्न की प्राप्ति के लिए जो है संपत्तियों की एक सूची निर्मित करने के लिए शुरू की गई है। साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें से जो लो क्रेडिट ऑप्टेक जो है, तो हालांकि सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र की मजबूती के लिए कई सुधार किए। दिवाला और दिवालिया संहिता ने खराब ऋणों पर लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपए की वसूली की थी। फिर भी इसमें ऋण लेने की प्रवृत्ति में गिरावट संबंधी चिंताएं हैं। मांग की कमी, कोविड-19 के बाद जो है परिदृश्य में निजी मांग और निवेश में कमी आई है और संरचनात्मक समस्याएं भी रही हैं। भूमि अधिग्रहण में देरी, मुकदमेबाजी के कारण जो है, मुद्दों के कारण इसमें से वैश्विक मामलों की तुलना में परियोजनाओं में कार्यान्वयन में काफी धीमी गति रही है। इसके अतिरिक्त भूमि प्रयोग और पर्यावरण मंजूरी के मामले में विलंब, अदालत में लंबे समय तक चलने वाले मुकदमे आदि और संरचना परियोजनाओं में कुछ देरी के कुछ प्रमुख कारण रहे हैं। तो ये सारी चीजें रही हैं। अब देखो, प्रधानमंत्री गति शक्ति सही दिशा में उठाया गया एक बहुत महत्वपूर्ण कदम रहा है।
हालांकि इस उच्च सार्वजनिक व्यय से उत्पन्न उस जैसे कि संरचनात्मक और व्यापक आर्थिक स्थिरता संबंधी चिंताओं को दूर करने की जरूरत है। इस प्रकार आवश्यक है, जरूरी है कि यह पहल जो है एक स्तर को पूर्वानुमेय या फिर इसमें से मतलब नियामक संस्थागत जो संस्थागत ढांचे पर ये बेस्ड हो। तो ये रही है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। इसके साथ साथ एक मैं आपको दूसरा योजना जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है बता दूं, इसमें से जो है पुनरुत्थान वितरण क्षेत्रक योजना को भी मंजूरी दी गई है। जरा देख लो, इसको भी मैं थोड़ा सा फास्ट बता देता हूं। पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना को मंजूरी। अब भाई अगर हम बात करते हैं इसमें, तो देखो हाल ही में आर्थिक मंत्रालयों की जो मंत्रिमंडलीय समिति ने 3.03 ट्रिलियन रुपए की एक सुधार आधारित परिणाम से जुड़ी हुई पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है, जिसमें से केंद्र की हिस्सेदारी 97,631 करोड़ रुपए होगी। इसका उद्देश्य डिस्कॉम निजी क्षेत्र में जो डिस्कॉम को छोड़ करके परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। साथ में अगर हम बात करते हैं तो यह डिस्कॉम बिजली कंपनी आपूर्ति की इसमें से और आपूर्ति के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए सशक्त वित्तीय सहायता प्रदान कर। इसमें से वित्तीय सहायता पूर्व जो है इसमें से जिससे अर्हता मानदंडों को पूरा करने के लिए बुनियादी न्यूनतम बेंचमार्क की उपलब्धि पर आधारित होगी। एकीकृत विद्युत विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जैसे इसमें सभी जो विद्युत क्षेत्र सुधार योजनाओं को इस अम्ब्रेला कार्यान्वयन में शामिल किया जाएगा पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र की योजना में। इसमें से यह योजना का जो वर्ष है 2025-26 उपलब्ध रहेगी। कार्यान्वयन इसमें प्रत्येक राज्य के लिए बनाई गई एक कार्य योजना पर बेस्ड होगी। वन साइज फिट्स ऑल दृष्टिकोण पर यह वर्क करेगी। ठीक है, साथ में अगर हम बात करें तो इसकी नोडल एजेंसियां हैं तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम है, इसमें से वित्त निगम है। घटक उपभोक्ता मीटर और सिस्टम मीटर पे इस योजना में जो है वितरण क्षेत्र बिजली फीडर से लेकर के उपभोक्ता स्तर तक, जिसमें से लगभग 250 मिलियन परिवार शामिल हैं, में एक अनिवार्य स्मार्ट जो है मीटरिंग इकोसिस्टम शामिल है। प्रथम चरण में वर्ष 2023 तक लगभग 10 करोड़ जो है इसमें से प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाने का प्रस्ताव है। फीडर का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन का प्रस्ताव है। इस योजना जो है असंबद्ध फीडरों के लिए फीडर क्लासिफिकेशन के लिए वित्त पोषण पे भी ध्यान केंद्रित करती है, जो कि पीएम कुसुम योजना के तहत सौरकरण को सक्षम बनाएगा। वहीं फीडरों के जो है सौरकरण से सिंचाई के लिए दिन में सस्ती और निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। किसानों को इससे अतिरिक्त आय को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। तो इससे संबंधित कुछ ये योजना रही है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करते हैं तो इससे संबंधित टैरिफ नीति भी है 4E स्टैंड फॉर 4E सभी के लिए विद्युत किफायती टैरिफ सुनिश्चित करने की क्षमता और स्थायी भविष्य के लिए जो है पर्यावरण एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी निवेश को आकर्षित करने के लिए जो है इसमें विहित व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए व्यापार में भी आसानी पैदा करेगी। साथ में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जो कि मैं ऑलरेडी इसमें से पढ़ा चुका हूं कि भाई इस ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत किए गए जो प्रावधान है वो सभी इसमें से शामिल होंगे, जैसे कि कृषि और कृषि फीडरों को अलग करना पड़ेगा, वितरण ट्रांसफार्मर फीडर और उपभोक्ता के स्तर पर मीटरिंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में जो है उप पारेषण तथा वितरण बुनियादी ढांचे को भी मजबूती प्रदान करने में भी इसमें वृद्धि करना है। ठीक है, ये सारी चीजें। उज्ज्वल डिस्कॉम जो इंश्योरेंस योजना तो डिस्कॉम में परिचालन और वित्तीय बदलाव में लाएगी। तो ये रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब क्या है कि अगली जो योजना रहेगी हम क्या करेंगे कि एक लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं। ओके।